हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे माश गलती से माया लूपस के सीक्रेट रूम में घुस जाता है, या फिर आम अल्फाजों में कहूँ तो तुम लोग उससे हेडक्वार्टर भी बोल सकते हो। वहीं पे माश आके बोलता है, तुम एक डॉल से बात कर रहे हो, क्या तुम्हें इतना तो मालूम है ना? जिस पर उनका लीडर एविल बोलता है, बताने के लिए शुक्रिया, वैसे तुम वही फर्स्ट ईयर हो ना जिसने गोल्ड कॉइन हासिल किया है। तो माश इसके जवाब में हाँ ही बोलता है। इसके बाद एविल उससे सवाल पूछता है कि तुम डिवाइन विशनरी क्यों बनना चाहते हो? तो माश इसके जवाब में बोलता है, ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ सकूनदे जिंदगी गुजार सकूं। एवल इस पे बोलता है, शानदार, मगर तुम्हें यहाँ पे मिसगाइड किया जा रहा है। डिवाइन विजनरी इस वर्ल्ड के आर्टिशियंस होते हैं। अगर हम उन्हें एक नज़र से देखें तो वो गॉड के डिवाइन वेसल्स भी होते हैं, और काफ़ी सारी खामियां होने की वजह से तुम डिवाइन विजनरी खिला नहीं सकते। माशिद तक कुछ सुनने के बाद उससे फिर बोलता है, तो तुम क्यों बनना चाहते हो डिवाइन विजनरी? इसी बात पर एवल कहता है, मैं इस दुनिया को वापस से सही बनाना चाहता हूँ। मैं वर्ल्ड को उसकी राइटफुल फॉर्म में एक बार फिर से लाऊंगा। तुम्हें पता है इंसानियत क्यों इतनी तरक्की कर चुकी है? क्योंकि कमजोरों से फायदा उठाना, उनका पूरा पूरा इस्तेमाल करना और फिर आखिर में उन्हें थूक देना, यही असल में इंसानियत की कामयाबी का राज है। पर आजकल की सोसाइटी को देखो, आजकल काफी ज्यादा इक्वालिटी है, गरीबों को शेल्टर दिया जा रहा है। ये सब कुछ बकवास है, पर हालांकि ये लोग ऐसा करने से खुद को ही धोखे में रख रहे हैं। ये हम सब इंसानों का नेचर है, हम सब भी जानवरों से कम नहीं है। माश यहाँ पे बोलता है, अरे भाई साफ साफ अल्फाजों में क्यों नहीं बोलते? तुम भी एक पीसफुल वर्ल्ड चाहते हो। पर ये सुनने के बाद वहाँ के बाकी मेंबर्स चौंक जाते हैं कि यार बोसरिके ने कोई सुना भी है या नहीं। फिर यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस होके बोलने लगता है, तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो आगे से इस पर माश बोलता है, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। और इस सब पर एवल भी काफी ज्यादा सीरियस हो चुका होता है और वो कहता है, मैं तो अब तुम्हें एक ही शर्त पे यहाँ से जाने दूंगा, अपना गोल्ड कॉइन मेरे हवाले कर दो। मगर माश के रिफ्यूज करने की वजह से वो उस पर टूट पड़ता है अपनी मैजिकल डॉल से। पर माश बड़ी आसानी से उसके हमले को डॉच करते हुए उसकी मैजिक डॉल को जमीन पे जोर से पटक डालता है, और ऐसा करने से वो डॉल अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाती है। हमें पता चलता है वो डॉल कोई और नहीं बल्कि सिल्वा है। पर उतने में एक और अजीब सा क्रीपी सा डॉल माश को पीछे से जा पकड़ता है। तो उससे कई गुना ज्यादा हाथ होते हैं, और वो अपने एक हाथ से माश का गोल्ड कॉइन उसकी जेब में से निकाल के एवल की ओर पास करता है। और माश का काम तमाम करने के लिए वो क्रीपी डॉल उससे दीवार से जा फेंकता है। पर इन सब में माश दोबारा से अपने कदमों पे खड़ा होकर बोलता है, मैं से एक चैलेंज लेता हूँ। और अब ये कहते हुए वो डॉल की तरफ अपने धीरे धीरे कदमों से बड़ा होता है कि अब उसका पैर अब गलती से सिल्वा के ऊपर आ जाता है, और वो काफी ज्यादा प्रेस भी कर देता है। माश को सिल्वा के लिए काफी बुरा लगने लगता है, और वो अपना गोल्ड कॉइन छोड़ के सिल्वा को अब नर्स के पास ले जाने लगता है। जाते जाते माश उन्हें वार्न भी करता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैंने कहा कि मैं वापस आऊंगा, तुम्हें आके रहूंगा और तुम लोगों को हरा के रहूंगा। माश की आंखें इस बात की साफ साफ गवाही दे रही होती है कि जो उसने कहा वो वाकई में दिल से कहा, और उसकी यहाँ तक पर्सनैलिटी एवल के भी दिल पे जाके सीधा छूती है। और वो भी बस माश को जाते हुए देखता रह जाता है। बद से बदतर माश के चले जाने के बाद ही एवल को लगा पता चल जाता है कि जैसे वो गोल्ड कॉइन समझ के थाम बैठा होता है, असल में उसकी पपेट की जैकेट का एक बटन होता है। वहीं पे खड़ी अब एक मेंबर अपने मन में बोलने लगती है, नामुमकिन, मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा। और वो अब एक्सप्लेन करते हुए बताती है, जब उस डॉल ने माश का कॉइन एवल की तरफ थ्रो किया था, इसी तरह नजर चपकते माश ने अपनी सुपर रिजिड स्पीड का इस्तेमाल करके उस क्रीपी डॉल के बटन को अपने दांतों से नोचकर उस गोल्ड कॉइन की तरफ फेंका। कॉइन से टकराने की वजह से कॉइन ने अपनी दिशा पलट डाली, और इसके बजाय वो बटन उस एवल के हाथ में चला गया और कॉइन वापस माश के पास आ गया। इसी में सिल्वा की हॉस्पिटल में जूं जूं आंख खुलती है, वो अपने सामने माश को वर्कआउट करते हुए पाता है। सिल्वा को तो यहाँ पे याद होता है कि वो डॉल में बदल गया था, पर माश को देख के उसके दिमाग में ये बात तो आती है कि अगर ये यहाँ पे मौजूद है तो जाहिर सी बात है मुझे बचाने वाला भी यही होगा। वो उससे पूछता है कि मैं तो तुम्हारा दुश्मन होने के बावजूद भी तुमने मेरी जान क्यों बचाई? माश उसका जवाब देने को जा होता है, पर उतने में ही वो अपनी जबान को चक मार देता है, और इसी वजह से अब माश उसका जवाब दिए बगैर ही वहां से चला जाता है। दूसरे सी में हम फिन के लूम में लेंस और डॉट दोनों को देखते हैं, और डॉट और लेंस की आपस में यहाँ पे जर्रा भी नहीं बन रही होती। उन दोनों को प्रॉब्लम होता है कि ये साला यहाँ पे क्या कर रहा है। डॉट उससे बोलता है कि तुम जैसे गुड लुकिंग पर्सन से मुझे नफरत है, और अब इन्हीं बातों में उनकी बात यहाँ तक लड़ाई पे भी उतर आती है। पर उतने में माश दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुस आता है। फिर इन सब में डॉट फिंग को टी बैग गिफ्ट करता है। अब उनके बीच में मुख्तलिफ कन्वर्सेशन जारी होती है कि इसी बीच में अब यहाँ पे लेमन टूट आती है। वो काफी जल्दी में होती है और वो सबसे कहती है कि मेरे पीछे आओ। फिर वो उन्हें अगले पल में एक गोल्ड कॉइन मेजरिंग डिवाइस के पास ले जाती है, और यहाँ पे लैंड डॉम के पास सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन होते हैं जो कि 15, और एल्टम डॉम के पास सिर्फ एक ही गोल्ड कॉइन होता है जो कि
माश की तरफ से होता है और यहाँ पे लैम्पडॉन ने इतने ज्यादा गोल्ड कॉइन इसलिए जमा कर लिया है कि वो लोगों के कॉइन्स वगैरह चुरा रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए एल्डर डॉम में यहाँ तक सीनियर क्लासरूम भी मौजूद नहीं है क्योंकि वो इंटर्नशिप के लिए इस वक्त गए हुए हैं। हालांकि ओडका वाले कंपटीशन में जरा भी इंटरेस्ट नहीं लगते क्योंकि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ रिसर्च होती है। इसका मतलब लैंड डॉम का मेन टारगेट इस वक्त एल्डर डॉम है। पर इतना कुछ पे अपने कान ठहराने के बाद डॉट, माश और लेंस अपने शोलों से बढ़ रहे होते हैं। वो इंटेंसिटी उनके चेहरों से ही साफ साफ पता चला होता है कि जो भी उनके रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। और दूसरे सी में माश ने अभी तक जितनी भी पुराने करतूत किए होते हैं, पनिशमेंट के लिए हेडमास्टर ने उसे आउल की हंट वगैरह को साफ करने की जिम्मेदारी सौंपी होती है और जहाँ पे आउल की माश के साथ जर्रा भी ना लग रही होती। और इसी में अब यहाँ पे लेंस भी आ जाता है और वो यहाँ पे उसकी मदद के लिए नहीं आता बल्कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए आता है। कि सारी सी बात है लैंडडॉम के बंदे आजकल माश को बहुत ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। एक तरफ शैतान का नाम लिया और दूसरे ही पल शैतान हाजिर भी हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है माश के पैरों तले जमीन तो नहीं कर सकती एटलीस्ट, लेकिन हाँ वो अपने पैरों तले पानी को जरूर पाता है। वहाँ जाने में पानी कहाँ से आया ये तो किसी को ना मालूम होता, पर हैरानगी की बात होती वो पानी समंदर के साथ कनेक्ट होता है और वो काफी गहरा होता है। माश यहाँ तक इस पानी में बहने को जा रहा होता है। इसी समय में हमें दिखाया जाता है माशा लुपेस के 2 मेंबर सीधा आउल हंट में एंटर करते हैं और वो बताते हैं कि वो 6th और 7th मेंबर है लुपस के। 6th मेंबर का नाम ओनूरे होता है और वो माश को चुनौती देते हुए कहने लगता है कि अपने अपने गोल्ड कॉइन्स को दांव पे लगाते हैं। पर उल्टा माश पानी में डूब रहा होता है और उससे तैरना तक नहीं आता था क्योंकि उसने कभी कोशिश ही नहीं की। इसी तरह ओनूरे अब शार्क में बदलते हुए सीधा उसी पानी के अंदर गोता लगाता है, जबकि लैंस खुद को अपने आमने सामने सैमन के खिलाफ पाता है। के बाद नंबर 7 वाला बंदा अपनी डिस्टैक वेपन से लेंस पे वार करता है, मगर यहाँ पे लेंस उससे सही तरीके से नहीं लड़ पा रहा था क्योंकि उसकी रीजन वो आउल्स वगैरह होती है। वो आउल्स को जख्मी नहीं होते हुए देख सकता कि लेंस की क्यूट सिस्टर को ये आउल्स वगैरह काफी ज्यादा पसंद होते हैं। और यहाँ तक लेंस अपनी ग्रेविटी का भी यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये आउल्स वगैरह रास्ते में होते हैं और इन्हीं आउल्स वगैरह को बचाने के चक्कर में यहाँ तक लेंस खुद भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। फिर यहीं पे नंबर 7 मेंबर बोलने लगता है जो तुम्हारा ग्रेविटेशनल मैजिक है और जो तुम्हारी छड़ी है ये तो सिर्फ क्राउन फैमिली वगैरह के लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका मतलब तुम क्राउन फैमिली से बिलोंग करते हो। ओह, सुनने में आया था कि क्राउन फैमिली का एक मेंबर बाग चला आया है और जितने कमजोर तुम जरूर वहां से भाग आए होगे यही सोच के कि तुम अपनी बाकी फैमिली मेंबर्स के बराबरी नहीं कर सकते होगे, है ना। मुझे सबसे बेहतर तभी फील होता है जब मैं एक कमजोर बंदे को क्रश करता हूँ। हालांकि लैम्स उसकी बातों को बस चुपचाप सुने चला जा रहा था और बस अपनी जादुई की छड़ी लहराता ही है। इसका मैजिकल अटैक ना के जाके नंबर 7 मेंबर को लगता है बल्कि उसके पीठ पीछे एक शॉवल को लगता है, जिसके बाद अब बारी होती है नंबर 7 मेंबर की के नंबर 7 मेंबर अपनी फुल मैजिक पावर का इस्तेमाल करके इस बार 3 डिस्क का इस्तेमाल करता है। इसी बीच में नंबर 7 एक अजीबो गरीब किस्म की सेंसेशन को फील कर पाता है। वो अपनी नजर उसी शॉवल वाली डायरेक्शन पे दोहराता है। वो नोटिस करता उसके शॉवल के लगने की वजह से एक बॉडी खुल गई होती है जिसमें से खाना वगैरह निकल होता है और आउल एक जगह पे जमा होके खड़े होते हैं। ये लेंस के लिए काफी होता। लेंस इसी बीच में अपना गंदा किस्म का मैजिक खुले आम इस्तेमाल करता है नंबर 7 के खिलाफ। तब कहीं जाके नंबर 7 को लग पता चल जाता है लेंस इसलिए उसके खिलाफ अपना मैजिक नहीं इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि और रास्ते में थे और वो अपने आप को सबीन के बल पटका हुआ पाता है। और नंबर 7 अब लेंस को एक अलग लेवल में पाता है अपने से। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जैसे कि उसके सर पे छत टूटाई हो। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगता है। उस पे खौफ की हालत ताड़ी होने लगती है। लेंस यहाँ पे बोलता है कि तुम जरूर अपने किसी मकसद के लिए लड़ोगे जबकि मैं अपनी सिस्टर के लिए लड़ा। तुम जैसे लोग जो कि सिर्फ अपने लिए लड़ते हैं वो मुझ जैसे को कभी नहीं हरा सकते जो कि किसी और के लिए लड़ता है। और अब दूसरे सीन में हमें पानी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओनर एक टब से अपने पास से कोई तेजी से चीज को गुजरता हुआ देखता है और फिर बाद में उससे मालूम पड़ता है वो कोई और नहीं बल्कि माश है जो कि पानी में उससे भी काफी ज्यादा तेजी से मूव कर पा रहा है। माश उसका यहाँ पे शुक्रिया अदा भी करता है कि उसकी वजह से वो पानी में तैरने को एक्सपीरियंस कर पाया जो कि उससे कभी आता भी नहीं तुम्हारे बगैर। जो सब देखने के बाद नंबर 6 मेंबर अपनी शार्क एवोल्यूशन में जाता है मजबूरन, जिसके बाद वो एक बहुत बड़े सी मॉन्स्टर में बदल जाता है। ये भी ना काफी होता मास जैसे को रोकने के लिए मास सीधा अपनी स्पीड में आते हुए उसके पेट में टैप मारता है और जैसे कि माश उसके पेट में कुल्हाड़े मारता चला जा रहा हो और इसी तरह वो सी मॉन्स्टर का काम तमाम कर डालता है। दूसरे सी में हमें दिखाया जाता है माश सही सलामत उस सी से बाहर निकल आता है अपने आउल हंट में और तब तक सरफेस पे लेंस ने नंबर 7 का काम भी तमाम कर दिया होता है और तब तक लेंस ने उसका कॉइन भी छीन लिया होता है। और
उससे फाइट करने के बाद दोनों को काफी ज्यादा वीकलिंग लगने लगती है मार्शिया लूपस वाले। तो उनको हराना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। पर तभी देखते ही देखते अचानक से मार्शिया लूपस का दूसरा बंदा भी यहाँ पे एंटर करता है कानो कान, और उन्हें खबर तक नहीं होती। और उस अनजान शख्स ने मास्क पहना होता है और आते सारी वो कहने लगता है तो तुम लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हो। ये बात मुझे काफी ज्यादा दुख देती है। ये बात सुनने के बाद लेंस और मास्क भी फौरन से चुकंदा होते हुए उसकी ओर अपना चेहरा ही करते हैं। पर तब तक वो उस मास्क वाले शख्स को अपने पीछे पाते हैं, पता नहीं कैसे, मगर वो उनके पीछे होता है। वो उन दोनों से शांत होने के लिए कहता है क्योंकि वो उन्हें बताता है कि वो अपने सिर्फ एलाइस की बॉडी कलेक्ट करने आया है कि तुम लोगों से लड़ने। और बिना उसके सुनने बगैर मार्श भी अपनी सुपरसोनिक स्पीड का इस्तेमाल करके एक पल भर में उसके और अपने बीच में फासले को तय करता है। और जब वो उसे पंच मारने की कोशिश भी करता है, इतनी स्पीड में होने के बावजूद भी मार्श उससे जर्रा भी ना छू पाता, क्योंकि वो अनजान मास्क वाला शख्स वक्त पे टेलीपोर्ट होकर मार्श के पीछे आ जाता है। और यूं ही वो मैजिकल कैरियर बोतल में अपने दोस्तों की बॉडी को कैरी कर लेता है। और फिर वो वहां से जाने लगता है और जाते जाते कहता है हम दोबारा मिलेंगे और जल्द मिलेंगे। इसके चले जाने के बाद लेंस अपने अल्फाजों को वापस लेते हुए कहने लगता है इन्हें हराना इतना आसान नहीं होने वाला। अब आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है वो अनजान मास्क वाला शख्स जब जंगलों के बीच में से होता हुआ गुजर रहा होता है। देखते ही देखते आउट ऑफ ब्लू उसके मास्क पे एकदम से क्रैक का निशान आता है, जो देख के वो समझ जाता है कि ये जरूर मार्श की पंच की वजह से हुआ होगा। ये देख के हम इसकी कातिलाना आंखों में दिखाया जाता है और वो बोलता है तो फिर तो ये भी मेरे जैसा होगा। इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।